योग भारत की पहचान है और आज देश विदेश में 10वें इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसकी थीम है स्वयं और समाज में योगा। नमस्कार, मैं आपके साथ केएम मेघा। इंडिया न्यूज बिजनेस में आपका स्वागत है और इस समय हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा वशिष्ठ। नमस्ते मैम। डॉक्टर नेहा की पहचान केवल योगा सिखाने तक ही सीमित नहीं है, वो योगा फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं और महिलाओं में गंभीर बीमारी जैसे पीएसओ, पीसीओडी, फर्टिलिटी जैसी गंभीर बीमारियों से योगा से ट्रीटमेंट भी देती है। इसके साथ साथ डॉक्टर नेहा प्रेजेंट में अपनी किताब फर्टिलिटी पर काम कर रही हैं, जिसमें मुख्य तौर पर महिलाओं और पुरुषों में गंभीर रूप से फर्टिलिटी प्रॉब्लम पर वो अपनी बात रख रही हैं और इसके साथ साथ वो गुलाबी प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं और हम इन्हीं सब बातों के बारे में उनसे जानेंगे प्रोग्राम के साथ साथ। तो मैम, आप हमें ये बताएं और हमारे दर्शकों को भी ये बताएं कि आप योगा से कैसे जुड़ी और योगा में आपका करियर ऑप्शन कैसे बना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है योगा के साथ जुड़ने की। बेसिकली डेस्टिनी लेकर आ गई जी। कॉलेज टाइम में मेरा था कि मैंने फैशन डिजाइनर बनना है, बट ऐसे ही समहाउ कुछ ऐसे लिंक्स बने करते करते मैंने सबसे पहले नेचुरोपैथी ज्वाइन करी जी। मैं नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ। जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी तब मैंने योगा मास्टर्स में ज्वाइन कर लिया था और इवन के जब मैं स्कूल में थी, आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे मैंने तब रेकी सीखी थी। तो जब मैं 11th में 10th पास आउट करके 11th में आई थी, तब मैं ग्रैंड मास्टर बन गई थी रेकी में। फिर प्राणिक हीलिंग सीखी, तो मेरे को लगता है शायद डेस्टिनी थी जो मुझे पहले से ये सब ट्रेन कर रही थी और फिर बाद में मैं योगा में आ गई। तो बेसिकली आप दर्शकों को ये भी बताएं, क्या आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई मेडिकली लाइन में था या योग की लाइन में था? क्योंकि हमारे देश जितना जागरूक है योगा के लिए, पर फैमिलीज करियर वाइज ऑप्शन उन्हें चुनने नहीं देती है और खासकर महिलाओं को। तो ये आपकी जर्नी कैसी रही? ये देखिए, मेरे उस टाइम पे जब मैंने शुरू किया था 2004 की बात है, तब मैंने एंट्री किया। तब तो योगा को कोई जानता भी नहीं था, तो मैंने इसको ऐसे ही ज्वाइन किया और अपने आप इस फील्ड में आ गए। तो फैमिली को तो मतलब पता ही नहीं था क्या है कैसा है, बस ये था कि क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ तो उनको लगा कि ठीक है, जो इसका मन है ये कर ले, जो अच्छा है। तो मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया और इवन के 2006 में हमारा पहला सेंटर यहाँ खुला था नोएडा में। तो ऑल ओवर नोएडा में अकेले हम ही थे द योगा गुरु के नाम से, और किसी को पता ही नहीं था कि मतलब योग, वो सोचते थे पार्क में होने वाला योग है, लेकिन हमने एक नई फॉर्म में बड़े प्रोफेशनल तरीके से योग शुरू किया था। हमने उसका नाम रखा था पावर योगा। और फिर योग में हमारे पास, कहते हैं टीनेजर्स के लिए नहीं आते, ओल्ड एज था, हमारे पास 90% टीनेजर बच्चे ही थे जो योग में डांस को छोड़कर योग में आ गए थे जी। तो ऐसे हमारी जर्नी शुरू हो गई। आप योगा गुरु हैं और इस साल 10वां इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसकी थीम है स्वयं और समाज में योगा। और मुझे लगता है कि आज के समय के हिसाब से इस लाइन को बहुत अच्छा डिफाइन किया गया है, स्वयं और समाज में योगा। लोग इतने सजग नहीं है, इतने अवेयर नहीं है, और आप कैसे इस जो ये थीम है इसको आप डिफाइन करके दर्शकों को बताएं कि कितना जरूरी है। देखिए, आज का जो लाइफस्टाइल है हमारा इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका है। हर चीज का प्रेशर, करियर का प्रेशर, पैसे का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, शादी ना हो तो उसका प्रेशर, हो जाए तो प्रेशर, फिर बच्चों का प्रेशर, कुछ ना कुछ प्रेशर चलता ही रहता है। और ऐसे प्रेशर वाले केस जब चल रहे होते हैं, इसमें जब हमें फिटनेस की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जिम ही आता है, ठीक है। तो जिम जब हम करते हैं तो वो भी एक प्रेशर ही क्रिएट करता है। ऐसे रिसर्चर्स बताती है, साइंटिफिक रिसर्चर्स बोल रही हैं कि जैसे हमारी बॉडी में, थोड़ा सा साइंटिफिक बताऊंगी, हमारी बॉडी में कुछ मैकेनिज्म होते हैं। एक मैकेनिज्म होता है जो एनर्जी को बढ़ाता है, एक मैकेनिज्म होता है जो सिर्फ बढ़ी हुई एनर्जी को कम करता है। तो जो एनर्जी को बढ़ाता है उसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और जो एनर्जी को कम करता है उसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो जिम जब हम करते हैं तो वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है। वो जो ऑलरेडी एनर्जी बढ़ी है उसे और बढ़ाता है। तभी लोग हो जिनके अंदर पेशेंस नहीं होती, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, वो हमेशा
तो वो बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं उसको, जी। क्योंकि उनको ऐसा वर्कआउट चाहिए जिसमें थोड़ा शोर, जी। शराबा, जी। लाइक थोड़ा हुआ टाइप की जो होती है ना, करना है शो टाइप का जो करना होता है, वो चीज हो तो उनको करने में मजा आता है। लेकिन योग में क्या होता है कि वो पैरासिम्पैथेटिक पे काम करता है, यानी कि वो इस एनर्जी को कम करता है। तो ऐसे लोग योग से जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते। तो उनको क्या चाहिए होता है, जुम्बा चाहिए, जिम चाहिए, या कुछ फिटनेस ट्रेनिंग जिसमें थोड़ा उछल कूद टाइप का हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बताना चाहती हूं, अगर आप इस तरीके का वर्कआउट चुन रहे हैं, सपोज हमारी बॉडी की लेवल ये है एनर्जी का, ठीक है, और यहां तक मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है जिस वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, और जब इसको क्रॉस करेगा तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपका सपोज ऑफिस का जो वर्कआउट चल रहा है, ऑफिस से थके हुए आ रहे हैं, बॉस के डांट, ये वो, घर में आए, चलो जी सीधे जिम जाते, या फिर कोई स्पोर्ट खेलते लाइक लॉन्ग टेनिस है वो, तो वो क्या करेगा, इस एनर्जी को और बढ़ा देगा। जब ये एनर्जी और बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, एकदम से ब्लास्ट की सिचुएशन। तभी आजकल लोगों को हार्ट अटैक बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं, जिम के अंदर ही पड़ रहे हैं। कितने सारी हमारी सेलिब्रिटीज के एग्जांपल्स आप देख चुके हो, इसलिए उनको पड़ रहा है। दूसरा, लोगों ने अपना फिटनेस कहते हैं खाने पे भी आपने किया, कंट्रोल कर रहे हो डाइट पे, बट द थिंग इज, अगर आप खाने पे कंट्रोल कर रहे हो तो बॉडी में तो मैकेनिज्म्स होते हैं ना। आपने खाना खाया, खा के उसका एसिमिलेट होना, फिर उसका डाइजेशन होना, और डाइजेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि न्यूट्रिशन का प्रॉपर प्रॉब्लमेटिक एरिया तक पहुंचना। अगर खाना डाइजेस्ट हो गया, अगर ये दोनों चीजें भी नहीं हो रही, तो भी ऐसी डाइट बेकार है। तो योग क्या करता है, ये जो एनर्जी बढ़ी हुई है उसमें ऐसे आसन, प्राणायाम, ध्यान होते हैं जो ये बढ़ी हुई एनर्जी को नीचे करता है और उसे बैलेंस करता है। तभी सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है। और इसीलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे कई लोग होते हैं वो पूछ रहे भाई हम करना चाहते हैं लेकिन क्या करें, कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उनको कराने की डिफरेंट टेक्निक होती है। हम उनको थोड़ा सा मूविंग आसनास कराना शुरू करते हैं जिसमें उनको रुकना कम पड़े, और ऐसे प्राणायाम कराते हैं। फिर जब धीरे धीरे उनके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ना शुरू होता है तो फिर हम एक्चुअल अपने योगा के पैटर्न पर ले आते हैं। तो मैं यही बोलूंगी, जो इस बार का जो थीम भारत सरकार ने रखा है, ये बिल्कुल इस बात पे सटीक बैठता है कि अगर आप योग को अपने लाइफस्टाइल के अंदर जोड़ लें तो आपको डॉक्टर की कभी जरूरत नहीं, आप खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। तो करें योग, रहे निरोग। तो डॉक्टर नेहा वशिष्ठ जी ये भी बताना चाहती हैं कि आज के समय में योगा के साथ साथ अपने खान पीन पे भी बहुत ध्यान दें, क्योंकि बिना खान पीन के योगा विफल है। अब मैं डॉक्टर नेहा वशिष्ठ जी से ये पूछना चाहूंगी कि योगा मेनली जो लोगों के ध्यान में आया था वो एक समय था पैनेडेमिक के समय लोग इतने सजग या इतने सेहत के लिए इतना अपने आप को सही नहीं मानते थे, सेहत पर इतने जागरूक नहीं थे। पर पैनेडेमिक के बाद लोगों को लगा कि अब हमें एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी पर भी ध्यान देना चाहिए। और पैनेडेमिक के बाद एक वर्चुअली बदलाव आया। वर्चुअली बदलाव में सबसे बड़ा एक स्वास्थ्य पे भी ये रहा। मैं डॉक्टर नेहा वशिष्ठ जी से ये पूछना चाहती हूँ कि वर्चुअली योगा सीखना कितना फायदेमंद है, और क्या बिना ट्रेनर के सीखना सही है योगा करना? क्योंकि आज के समय पे एक क्लिक किया और हमें हजारों योगा वीडियोस मिल जाती हैं, तो वो हजारों योगा वीडियोस और एक ट्रेनर में कितना अंतर है, इस बारे में आप बताएं। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए 2 कैटेगरीज होती है। एक तो ये होता है जैसे जो लोगों के पास अपना एक वर्किंग जो उनका शेड्यूल होता है फिक्स होता है कि भाई हमें इतने बजे उठना है और इतने बजे ऑफिस जाना और इतने बजे घर पे आ जाना है, तो ऐसे लोग नॉर्मल योगा क्लासेस में जल्दी चले जाते हैं। जैसे फिजिकल योगा क्लासेस लाइक ऑफलाइन क्लासेस जिन्हें हम कहते हैं, उसमें जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और जिनकी नाइट शिफ्ट चल रही है और जिनका शेड्यूल इतना बिजी है कि उनके पास टाइम ही नहीं है। तो उनको या तो पर्सनल ट्रेनर हायर करना चाहिए, अगर पर्सनल ट्रेनर नहीं तो वर्चुअल ही करते हैं। तो मैं इतना बता, जैसे आपने बोला कि भाई आपने योगा टाइप किया और आपको मल्टीपल वीडियोस निकल के आ गए, तो मैं तो ये बोलूंगी देखिए आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। अगर कोई यूट्यूब वीडियो बना रहा है, इंस्टाग्राम रील्स बना रहा है, उसको व्यूअर से मतलब है। जो रील बनी देखा चल पड़ी, उसका कॉपी करके अपनी रील बना दी, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी अगर आप ऑनलाइन कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप सबसे पहले उस चैनल के जरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसको पढ़िए कि एग्जैक्टली ये बना कौन रहा है,
उसको कितनी नॉलेज है, क्या बैकग्राउंड है उसका। अगर वो एक्सपीरियंस है, अच्छा बैकग्राउंड है और उनके साइंटिफिक वीडियोस बन रहे हैं, आधी अधूरी नॉलेज नहीं है, तो आप वर्चुअल कर सकते हो। दूसरा, अगर आप कोई, एक तो होता है यूट्यूब वगैरह या इंस्टाग्राम, एक होता है जूम क्लासेस भी चलती है, काफी मूड्स होते हैं, तो उसमें भी देखिए यही होता है कि आप अगर जूम, क्योंकि क्या होता है जब जूम क्लासेस वगैरह चलती हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई सपोज एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं। अब ट्रेनर क्या होता है, अगर पुराना ट्रेनर है तो उसको पता है मैंने ये आसन कराया तो ये आसन ऐसे ऐसे होगा और इसके ये बेनिफिट्स होंगे या इसके अंदर ये चेंजेस होंगे, उसको पता लग जाता है, तो वो करते वक्त भी 50 लोगों को अच्छे से गाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई नया ट्रेनर है, अभी नया नया सीखा है, 2-2.5 महीने मैक्स 6-7 महीने का लगा होगा या 1 साल 1.5 साल का लगा लो, वो भी इतने एक्सपीरियंस काउंट नहीं होते हैं, तो वो जब करेगा तो उसके लिए हर चीज नहीं होगी। तो ऐसे ट्रेनर्स के साथ अगर आप करोगे तो उसमें हो जाएगी प्रॉब्लम, राइट। आपको पता ही नहीं चलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, वो तो खुद आपके एक्सपीरियंस से उस टाइम पे सीखेगा। तो मैं ये बोलूंगी अगर आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे, तो उसकी प्रोफाइल चेक करिए, उसका डिटेल पता कि इवन के सर्टिफिकेट्स हो सके तो वो भी देख लीजिए कि कहीं फेक तो नहीं कह रहे। कि अगर ऐसा है, और नेट पे सर्च करिए, अच्छा ट्रेनर होगा, अच्छे योगा थेरेपिस्ट होंगे तो उनकी प्रोफाइल उनको गूगल पे जरूर मिलेगी। तो ऐसे उनके साथ कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको योग में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि ये होता है सब, कई सारे जैसे हम भी कराते हैं क्लासेस, हमें कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जो हमने के साथ कनेक्ट किया बट मजा नहीं आया, क्लास में पता ही नहीं चला क्या कर रहे हैं, ट्रेनर को ही नहीं पता चल रहा, तो ये होता है अनएक्सपीरियंस ट्रेनर की। एक्सपीरियंस ट्रेनर है तो किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, फिजिकल क्लासेस तो बेस्ट ही है कि आप आए ट्रेनर के पास आके सीखे, तो सबसे बढ़िया। क्योंकि ये होता है 24 घंटे आप एक ही घर में बैठे हो, ठीक है, वही वाइब्स है, सब कुछ वही है। और क्या क्या जब आप योगा क्लास में आते हो, कई बार तो बच्चे ब्रश भी नहीं करते, ऐसे किया बेड से उठे और योगा क्लास में चले गए। तो एक ये है, अगर आप किसी के पास आओगे तो आप टाइम से उठोगे, ब्रश करोगे, नहाओगे और टाइम से पहुंचोगे, बाहर निकलोगे, बाहर के एनवायरनमेंट में जाओगे, तो सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर लाइफस्टाइल अगर ऐसा है तो स्विच किया जा सकता है, लेकिन ट्रेनर अच्छा होना चाहिए। तो बेसिकली जो योगा है, मैं डॉक्टर नेहा वशिष्ठ, एक योगा पे एक और सवाल ये रहेगा कि योगा करना एक सही तरीका योगा का क्या है, एक सीक्वेंस वाइज सही योगा क्या है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से, क्योंकि हमारे योग के अंदर जो हमारा बेसिक ग्रंथ है उसका महर्षि पतंजलि जी, जिनको फादर ऑफ द योग बोला जाता है, वैसे तो जो उसके फाउंडर हैं वो तो लॉर्ड शिवा है, उनसे महर्षि पतंजलि जी, उनके डिसाइबल भी जो बहुत सारे हुए वो थे। तो योग को उन्होंने एक बहुत आसान, हठ योग को बहुत आसान तरीके से एक सिंक्रोनाइज तरीके से योग के फॉर्म बने, जिसको उन्होंने कहा अष्टांग योग। और हम सारे जो लोग करते हैं सिर्फ अष्टांग योग ही करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर उन्होंने योग को करने के स्टेप्स बताए। पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। ये 8 फोल्ड्स उन्होंने बताए हैं कि इस तरीके से योग होना चाहिए। पहला यम नियम। अब आप देखिएगा, जो योग का उन्होंने पैटर्न बनाया, आज वही पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। पीडियाट्रिशियंस, सॉरी, ये डाइटिशियंस एंड जितने भी फिटनेस ट्रेनर ये इसी चीज की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला है यम नियम। यम नियम का मतलब होता है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कितने बजे सो के उठना है, कितने बजे ये करना है। ये हो जाता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लेकिन आज के प्रोस्पेक्ट में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हम खाने पीने तक रखते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने इसको सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ के, बेटा अगर आप कर रहे हो तो झूठ मत बोलो, सच बोलो। दूसरा, नेगेटिव मत सोचो, किसी का बुरा मत सोचो। उन्होंने ये बताया हिंसा के बारे में कि भाई किसी की हिंसा मत करो, मतलब किसी जीव को भी मत मारो। इवन के हिंसा को उन्होंने एक और बोला वैचारिक हिंसा, मतलब ऐसा सोचो भी मत कि उसका बुरा हो जाए, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को खराब कर सकता है। अपने आप को क्लीन रखो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। ये होते हमारे यम नियम। साथ के साथ उन्होंने ब्रह्मचर्य के लिए भी बोला है कि अपनी एनर्जी को सेव करके रखो, तब आप योग को प्रॉपरली कर सकते, क्योंकि योग सिर्फ फिटनेस नहीं है, योग इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। आपकी गोल सेटिंग भी करता है। ये बहुत डिटेल में है, अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, मैं अपने टॉपिक पे वापस आती हूँ। तो पहला हुआ यम नियम। दूसरा है आसन। आसन क्या होता है? आसन जो अभी हम आसन करते हैं, डिफरेंट आसन, वो आसन नहीं है, वो एक ये एक तरीका होता है करने का।
बट एग्जैक्टली उनके अनुसार जो आसन है स्थिर सुखम आसन, किसी भी पोस्चर में आप स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठ सकें तो वो आसन कहलाता है। तो अब इसमें होता है जैसे हमारे मल्टीपल आसन, जैसे 84 लाख आसन बोले गए हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ सेट ऑफ आसन की ही प्रैक्टिस करते हैं। तो वो आसन क्या करते हैं, उन्होंने उसको डिवाइड करा, अलग अलग ग्रंथ है इसके ऊपर, डिवाइड किया कि कुछ आसन पैर के लिए, कुछ हाथ के लिए, कुछ पेट के लिए। तो एग्जैक्टली उनका मोटो ये है कि जब आपने लाइफस्टाइल मैनेज कर दिया, योग का अल्टीमेट जो है वो समाधि है। तो समाधि या उससे नीचे और ध्यान पे आते हैं, समाधि तो दूर की बात हो जाती है, ध्यान पे आते हैं। तो ध्यान लगाना है तो ध्यान लगाने के लिए आपको कम से कम अगर 10 मिनट का भी लगाओ तो 10 मिनट आपको स्थिरता ऐसे आसन पे बैठने जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सके और आपको हिलना ना पड़े। यानी कि पहला अचीवमेंट आसन से हुआ। तो आसन आपकी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी लाते हैं, आपकी जो फिजिकल लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं, अगर कोई बीमारी है उसको ठीक करते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनाते हैं ताकि आप किसी एक पर्टिकुलर आसन में स्थिर पूर्वक रह सके। ये पहला स्टेप। फिर उन्होंने बोला प्राणायाम। प्राणायाम पे उन्होंने बोला कि आप अपने सांस पे ध्यान लगाइए, और मेडिटेशन करने के लिए सांस पे ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने ब्रेथ पे ध्यान ही नहीं लगा पा रहे तो आप मेडिटेशन कैसे करोगे। और अब तो रिसर्चेस ने भी प्रूफ कर दिया है कि जब हम ब्रेथ के ऊपर ध्यान लगाते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली सिक्रेट करते हैं। यानी कि लंबी ब्रेथ होती है, इनहेल एक्सहेल लंबा होता है, तो हमारी बॉडी में पॉजिटिव हॉर्मोन्स बढ़ते हैं और नेगेटिव हॉर्मोन्स जिनको एग्रेसिव हार्मोन बोला जाता है वो कम होने लग जाते हैं। तो ये काम हमारे प्राणायाम करते हैं। यानी कि उन्होंने डायरेक्ट हार्मोन्स पे काम शुरू कर दिया और 99.9% बीमारियां हार्मोन्स की वजह से होती है। डॉक्टर नेहा योगा इंस्टीट्यूट भी चलाती है और वो योगा टीचर भी है, जैसा कि हमने आपको बताया ही। तो हम डॉक्टर नेहा से ये जानना चाहूंगी, क्योंकि हम बेसिकली महिलाओं पे भी, वुमेन्स पे भी बात कर रहे हैं, तो उनके स्टूडियो में कितनी महिलाएं आती हैं, पुरुषों के मुकाबले कितना उनका परसेंटेज आता है, और कितनी टीनेज से लेके मैरिड अनमैरिड एक उम्र का वैल्यू क्या है? देखिए हमारे पास अलग अलग बैचेस चलते हैं क्योंकि हमारे मल्टीपल स्टूडियोज हैं। तो अगर मैं सारे स्टूडियोज की बात करूं तो हमारे पास जो देखा जाता है लेडीज सबसे ज्यादा योग में आती है। ठीक है, थोड़ा मतलब जैसे मेल्स का रेशियो थोड़ा कम है, उसमें क्या है हमारे ज्यादातर मतलब हस्बैंड वाइफ साथ आएंगे, मेल्स एंड और जैसे बच्चों में अगर देखा जाए तो टीनेजर्स ज्यादा आते हैं। चाहिए योग केवल एक सोशल मीडिया की रील नहीं है, आप रील से रियल में बाहर निकलिए और योग कीजिए। डॉक्टर नेहा ने हमें बहुत अच्छी योग से रिलेटेड जानकारी दी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।